हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की आलोचनाएं। इससे पहले हमने भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको देख लिया था। उसके बाद आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की आलोचना कि किन किन आधारों पर जो है भारतीय संविधान की जो है वह आलोचना की जा सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की आलोचनाएं। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की विशेषताएं। संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, संविधान की विशेषताएं। और संविधान की तमाम विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं, संविधान की विशेषताएं, और इन तमाम विशेषताओं को हम विस्तार से एक एक विशेषता का अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे संविधान की कौन कौन सी आलोचनाएं भी, जैसे उसकी विशेषताएं तो कुछ ना कुछ उसकी आलोचनाएं भी बनती है। तो क्या क्या आलोचक जो हैं वो कौन कौन सी आलोचनाएं करते हैं, उन सभी आलोचनाओं की आज मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। तो संविधान की विशेषता नामक जो चैप्टर हमारा नंबर 3 है वो आलोचनाओं के साथ समाप्त होगा। संविधान की विशेषताएं ही आगे जा कर के उसकी आलोचनाएं साबित हो जाती है। मतलब अगर आप चाहें तो आलोचना कर सकते हैं कि क्या क्या आलोचना से तात्पर्य कमियां हैं, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, उन्हीं को आलोचनाएं कहते हैं हम। आलोचनाएं कह दीजिए, कमियां कह दीजिए, संविधान की क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या उसके हानियां हैं, क्या क्या उसकी आलोचनाएं हैं, बात ये की है। तो जैसे विशेषताएं, मतलब उसकी विशेषता बताई हमने, लाभ बताए, प्रोज कम बताए, आप कौन सा बताएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पहली आलोचना की, तो पहली आलोचना जो है वह दी जाती है कि भारत का संविधान एक उदार संविधान है। उदार का संविधान कह करके इसकी आलोचना की जाती है। क्या तात्पर्य है, आलोचक इसको उदार का संविधान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान का जब हमने निर्माण किया था, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने देखा था कि भारतीय संविधान जो है विदेशों के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद हुआ। जैसे कि संविधान सभा में विदेशी संविधानों को जो है हमने अच्छी तरीके से उसका अध्ययन किया। उसके बाद हमें जो अच्छा लगा वो हमने भारतीय संविधान में उसको शामिल किया। तो कहीं ना कहीं विदेशी संविधानों को हमने छानने के बाद जो है हमारा संविधान बनाया। और ऐसा वक्तव्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में सबके समक्ष कहा था कि हम जो भारतीय संविधान का निर्माण कर रहे हैं वो विदेशों के सभी संविधानों को छानने के बाद भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा है, और इस बात की मुझे काफ़ी खुशी भी है। तो ऐसा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है। चूँकि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण विदेशी संविधानों को छानने के बाद हुआ है, तो आलोचक कहते हैं कि आपका संविधान तो कुछ है ही नहीं, आपने तो उधार लिया हुआ है, विदेशी संविधानों को आपने उधार लिया है, इनसे विदेशी संविधानों से आपने। तो इस तरीके से आलोचक जो है इसे उधार का संविधान भी कहते हैं। और दूसरी जो है वह बात करूँ मैं दूसरी आलोचना की, तो दूसरी आलोचना आप इसे कह सकते हैं कि ये, जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि भारत शासन अधिनियम जो है, भारत शासन अधिनियम 1935, तो भारत शासन अधिनियम 1935 इसके लगभग सभी प्रावधान जो है संविधान में शामिल कर लिए गए हैं। यानी कि जो संविधान का जो ढांचा है, मूलभूत ढांचा है, वो कहीं ना कहीं भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से ही निर्मित हुआ है। जैसे कि हमने इन सभी के बारे में पिछले क्लासों में भी विस्तार से अध्ययन कर लिया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या लिया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का काफ़ी बड़ा रोल रहा है भारतीय संविधान में। तो आलोचक इसको भी बना करके एक मुद्दा बना करके आलोचना करते हैं कि भारत का संविधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी है, कुछ नहीं है भारत का संविधान अलग से, सिर्फ आपने कार्बन कॉपी कर ली है भारत शासन अधिनियम 1935 की। आपने खुद ने कुछ अलग नहीं बनाया है, आपने भारत शासन अधिनियम 1935 को ही संविधान करार दे दिया है, आपने उसकी कॉपी कर ली है। तो आलोचक ऐसा कहते हैं।
उसके बाद अगर नेक्स्ट आलोचना की बात करें तो नेक्स्ट आलोचना क्या की जाती है, नेक्स्ट इसे गैर भारतीय बताते हैं कि ये भारतीय नहीं है, गैर भारतीय या विदेशी, गैर भारतीय कह दीजिए या अथवा भारतीयता विरोधी भी कह सकते हैं आप इसे, भारतीयता विरोधी। गैर भारतीय या भारतीयता विरोधी कहकर भी संविधान की जो है आलोचना की जाती है। कैसे गैर भारतीय मतलब भारत का नहीं। ये संविधान कहीं ना कहीं विदेशों से विदेशी संविधानों से ग्रहण किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये भारतीयता विरोधी है। इसमें जो प्रावधान हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग देशों से लिए गए हैं, पश्चिमी देशों से लिए गए हैं, जो उन पर लागू होते हैं वो भारतीयता विरोधी हैं। तो इस तरीके से जो है संविधान की आलोचना की जाती है कि जो भारतीय संविधान है वो कहीं ना कहीं भारतीयता विरोधी है, उसमें भारतीय संस्कृति के जो तत्व हैं वो नहीं हैं और पश्चिमी संस्कृति के तत्व हैं भारतीयता से वो बिल्कुल अपोजिट है, विरोध में है। तो इस तरीके से जो भारतीयता विरोधी उसको बताया जाता है। अगला आलोचना की अगर मैं बात करूं, अगली आलोचना क्या की जाती है, ये गांधीवादी सिद्धांतों से भी दूर है। गांधीवादिता से दूर संविधान, क्योंकि गांधी जी ने कहा था वैसा इस संविधान में हुआ नहीं, तो गांधीवादिता से दूर संविधान है। कैसे है, क्योंकि गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि जो भारत का शासन हो, भारत का प्रशासन हो, जो भारत की व्यवस्था हो वो ग्रामीण आधारित होनी चाहिए, ग्रामीण आधारित होनी चाहिए, जिला आधारित होनी चाहिए। जबकि भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था, हमारी व्यवस्था जो है ग्रामीण आधारित नहीं थी, ग्रामीण इकाइयाँ स्वायत्तशासी नहीं थी। ग्राम पंचायतों का भी हमने देखा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो है नगर पालिकाएँ और ग्राम पंचायतों की व्यवस्था तो बाद में जा कर के हुई है। तो 90 के दशक में जब जाके उनकी व्यवस्था और ये संविधान तो उससे पहले से बन चुका था। तो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान है, जो गांधी जी की जो सोच थी कि हमारा संविधान जो है वह एक ग्रामीण आधारित होना चाहिए, उसमें जो इकाई है, प्रशासनिक इकाई जो है वो ग्राम होना चाहिए, प्रशासनिक इकाई वो ग्राम को मानते थे गांधी जी। प्रशासनिक इकाई जो है वो ग्राम होनी चाहिए, गांव होना चाहिए। ऐसा प्रावधान जो है संविधान में नहीं हुआ, ठीक है। तो गांवों को जो है वह स्वायत्तशासी नहीं बनाया गया। उसके बाद अगली आलोचना क्या की जाती है कि अगली आलोचना की अगर मैं बात करूं, आलोचना नंबर 5 की अगर मैं बात करूं और क्या क्या आलोचना आप संविधान की कर सकते हैं। पहली बात तो जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है वही इसकी आलोचना भी बन कर के आती है कि संविधान जो है महाकाय, आप इसे बोल सकते हैं महाकाय, इसका आकार, ये इसकी विशेषता भी है और इसकी आलोचना भी है। हमने क्या कहा था, पहली विशेषता है कि लिखित और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो इसका आकार इतना बड़ा है जो अपने आप में बहुत बड़ा, इसकी आलोचना भी बनती है। इसका आकार बहुत बड़ा है, विश्व में इतना बड़ा संविधान किसी का नहीं है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये। और आलोचक कहते हैं कि भाई तुमने इतना बड़ा क्यों बना दिया ऐसे, विश्व में सबसे बड़ा, इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए, आम आदमी कैसे समझेगा इसे। तो कहीं ना कहीं इसका इतना बड़ा आकार होना, तो ये भी इसकी कहीं ना कहीं हानि है। और जैसे कि आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत तो अभी विकासशील देश है और अमेरिका जैसे विकसित देशों का ही संविधान इतना बड़ा नहीं है, तो भारत का कैसे इतना बड़ा है।
तो आवश्यकता से अधिक इसको बड़ा बनाया गया है, तो ये इसकी आलोचना है। इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था। जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उनको शामिल करना चाहिए था, और जो आवश्यक है, नेसेसरी है बातें, उनको संविधान में शामिल करनी चाहिए थी। तो ये इसकी एक आलोचना बनती है। छठी आलोचना आप कर सकते हैं, जैसा कि इसको भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। वकीलों का स्वर्ग, यह भी इसकी एक आलोचना की जाती है। यह कोई इसकी विशेषता नहीं है, ये एक आलोचना है। वकीलों का स्वर्ग कह के इसको चिढ़ाया जा रहा है। कैसे? क्योंकि अगर आप, ये वास्तविकता भी है, क्योंकि अगर आप भारतीय संविधान को पढ़ने बैठेंगे, भारतीय संविधान को अगर कोई भी आम आदमी पढ़ के नहीं समझ सकता, ऐसे जटिल प्रावधान इसमें किए गए हैं, उनका भाषा का ऐसा प्रयोग किया गया है कि उसको आम आदमी नहीं समझ सकता। तो इस तरीके से आप, सही है कि इसको सिर्फ वकीलों के लिए एक स्वर्ग के समान है, क्योंकि वकील ही ऐसी भाषा को समझ सकते हैं, ऐसी कानूनी भाषा को समझ सकते हैं। तो वकीलों के लिए तो एक स्वर्ग की बात हो गई, क्योंकि दूसरा आदमी तो समझ ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको वकीलों के पास आना ही पड़ेगा। तो वकीलों के लिए ये काफ़ी स्वर्ग की बात है, और आम लोगों के लिए काफ़ी दुखदायी है। तो इस वजह से वकीलों का स्वर्ग कहकर भी संविधान की आलोचना जो है वह की जाती है। तो ये थी कुछ प्रमुख आलोचनाएं, छः के 6 आलोचनाएं हमने देखी। या इतनी आलोचनाएं बहुत ही होती है, इससे ज़्यादा आलोचना करना संविधान की सही भी नहीं है। इतना बुरा संविधान नहीं है हमारा, संविधान बहुत अच्छा संविधान है हमारा। तो इस वजह से संविधान की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं जो कहीं नहीं है पूरे विश्व में। तो कमियां तो हर जगह होती है, तो कमियां भी है, होनी है, कमियां सभी जगह होती है, हर चीज़ में कमी निकल सकती है। तो जाहिर सी बात है संविधान में भी निकलेगी। तो कौन कौन सी विशेषताएं हमने देखी? पहली देखी हमने कि ये उदार का संविधान है। दूसरी देखी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी है। तीसरी हमने देखी कि इसमें गैर भारतीयता विरोधी लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। और चौथी विशेषता हमने देखी कि ये गांधीवादिता से दूर का संविधान है, जो गांधी जी के सपनों को साकार ये करता हुआ नहीं दिखाई देता। उसके बाद पांचवा जो है, इसकी आलोचना की जाती है महाकाय आकार, एक भीम के आकार के जैसा है, ये विश्व में सबसे बड़ा है, ऐसा हम पहले भी बता चुके हैं। तो इसकी आलोचना भी है ये। उसके बाद हम बात करते हैं वकीलों का स्वर्ग इसे कहा जाता है, क्योंकि इसकी भारतीय संविधान की जो भाषा है वही बहुत जटिल है। आम आदमी जो है इसको नहीं समझ सकता, आम आदमी इसको नहीं समझ सकता। आम आदमी के लिए काफ़ी दुखदाई है, क्योंकि वह इसे नहीं समझेगा, उसको कहीं न कहीं वकील के पास जाना ही पड़ेगा। तो ये वकीलों के लिए काफ़ी स्वर्ग की बात है, और आम आदमी के लिए ये काफ़ी दुखदाई हो जाता है। इस वजह से इसको एक आलोचना बना दिया गया है। तो भारतीय संविधान की ये कुछ आलोचनाएं थी जिनको हमने देखा। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो दी एंड होता है। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम? संविधान की विशेषताएं। ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अरे म्यूजिक बज रहा है, इस वजह से जल्दी के साथ ख़त्म करनी पड़ रही है क्लास।